हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का स्टडी प्लान। वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। मैं पहले आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या लेसन, कौन कौन से लेसन पढ़ना चाहिए, उसमें से क्या क्या पढ़ना चाहिए। फिर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि आप किस तरह से अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर आगे चल के टाइम के बारे में भी बात करूंगा कि आप किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं सिलेबस को खत्म करने के लिए और पेपर लिखने के लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ध्यान से देखना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके रख लेना, ताकि आप लोग को बार बार वीडियो देखने या बार बार याद नहीं होगा तो आप लोग भूल जाओगे कि क्या क्या मैंने बोला था। तो उसको नोट डाउन भी कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, ताकि आप लोग की भी हेल्प हो जाए और उन लोग की भी हेल्प हो जाए। चलिए पहले शुरू करते हैं कि कौन कौन से आप लोग को लेसन पढ़ना है और उसमें से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि कौन कौन से लेसन पढ़ना है, लेकिन आज फिर से बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट लेसन आप लोग जरूर पढ़िए। उसमें से कुछ रिडक्शन है तो आप लोग को पता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, वो आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट लेसन में आप लोग को पढ़ना है, बहुत इजी लेसन है और बहुत अच्छा लेसन है। उसके बाद सेकेंड लेसन पढ़ लिए यूटिलिटी एनालिसिस, वो भी पढ़िए पूरा पूरा, मतलब उसमें सब कुछ पढ़िए, एक भी चीज छोड़ना नहीं आप लोग को। फिर आता है 3A, फिर 3B। 3A 3B बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा पूरा पढ़िए। 3A और 3B को बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आप लोग को। फिर फोर्थ लेसन आप लोग स्किप कर दीजिए, लेकिन फोर्थ लेसन स्किप करने के बाद कर तो दीजिए, लेकिन उसमें से कुछ चीज पढ़िए। क्या पढ़िए मैं बोलता हूं आप लोग को, सिर्फ एक आंसर पढ़िए, लॉ ऑफ सप्लाई। कौन सा आंसर? लॉ ऑफ सप्लाई लिख लीजिए। ठीक है, फिर आंसर नंबर लेसन नंबर 5 पूरा पढ़िए, लेसन नंबर 6 पूरा पढ़िए, लेसन नंबर 7 पूरा पढ़िए। ठीक है, ये हो गए आप लोग के 7 लेसन। 7 कैसे हो गए? 1 2 3A 3B, तो 4 हो गए। हाँ, 3A 3B अलग अलग गिन रहा हूँ क्योंकि दोनों का अलग अलग वेटेज है, दोनों अलग अलग चैप्टर है पूरे, तो 4 हो गए। फिर फिफ्थ लेसन बताया मैंने आपको, 5 हो गए, और अभी कौन सा बताया? 6 7, टोटल कितना हो गए? 7 लेसन हो गया। मतलब 1 से लेके 7 तक लगभग हम लोगों ने सब पढ़े, खाली बीच में सप्लाई एनालिसिस छोड़ दिए। उसमें भी मैंने आप लोग को क्या बताया कि एक ही आंसर पढ़िए सप्लाई एनालिसिस में, सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़िए। ठीक है, ये 7 लेसन अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग को 75 मार्क्स तक एकदम आराम से मिल जाएंगे 80 में से, क्योंकि आप लोग का पेपर 80 का होगा, 20 मार्क्स के इंटरनल से रहेंगे। तो 75 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं एकदम आसानी से। लेकिन जरूरी है कि 7 लेसन आप लोग को एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। और जिसका अगर ये 7 लेसन हो गया तो सेफ्टी साइड पे आप लोग एक लेसन और पढ़ सकते हैं, लेसन नंबर 8 या तो 9, लेकिन मोस्टली बोलूंगा मैं 8 पढ़िए। 8 थोड़ा इजी है और थोड़ा सिंपल है, मतलब थोड़ा छोटा है। 9 थोड़ा बड़ा है, वेटेज लगभग दोनों का बराबर है, 12 और 11 है, लेकिन 8 पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब टोटल आप लोग 8 लेसन अगर पढ़ लेंगे तो पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब एक भी छूटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा कि सर छूट गया पेपर। हाँ, वो गलती आपकी होगी कि आपने स्लो लिखे, वो चीज अलग है, लेकिन इसमें आपका कोई भी आंसर छूटेगा नहीं, कोई भी मार्क छूटेगा नहीं। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन मैं आप लोग को पर्सनली 10 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस नाम की चीज सिर्फ बोलने के लिए होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आप लोग को एग्जाम से पहले 20 आंसर, 25 आंसर, ये एग्री डिसएग्री वो डिसएग्री बहुत लोग ला के दे देंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो गए। उससे बेहतर ये है कि आप लोग इसमें से 6 लेसन भी पढ़ लेंगे तो आप लोग को 60 मार्क्स कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए, आप लोग लीजिए, कोई ऐसा लेसन ही नहीं जो 10 मार्क्स के नीचे है। 5 लेसन पढ़ लेंगे तो 50 मार्क्स हो जाएंगे। तो आप लोग अब क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस के चक्कर में भागोगे तो आप लोग अपना लॉस करके ले लोगे, क्योंकि वो लक बाय चांस होता है, वो सिर्फ एस्टिमेटेड होता है, अंदाजन होता है। कितना भी पुराना टीचर हो, वो अंदाजा ही बताएगा आप लोग कि आ सकता है, नहीं आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ लेसन वाइज प्लानिंग, वो तो गारंटी है कि आपको वो लेसन उतने मार्क्स का आएगा ही। ठीक है, तो आप लोग ये 8 लेसन पढ़िए, 7 पढ़िए, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा करना है तो 8 पढ़िए, 9 भी पढ़ सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। ठीक है, लेकिन कम से कम जो मैंने बताया उतने जरूर पढ़िए, 7 लेसन और एक एक्स्ट्रा 8, क्योंकि 7 में आप लोग का पूरा 80 मार्क्स नहीं होगा। 8 पढ़ लेंगे तो पूरे 8 पढ़ लेंगे तो पूरा 80 मार्क्स से ज्यादा हो जाएगा, लगभग 90 मार्क्स के करीब आप लोग का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और आप लोग को 80 मार्क्स का लिखना है खाली।
ठीक है। हाँ, ये याद रखना कि जो लेसन्स आप छोड़ रहे हो, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10, अगर किसी ने 8 छोड़ा है तो 8, तो वो लोग के कुछ चीजें जो पेपर पैटर्न में हम लोग को ऑप्शन नहीं आते हैं, वो हर लेसन के पढ़ना है। लेसन, और ये भी याद रखिए, लेसन तो 1 से लेके 10 तक, मतलब टोटल 11 लेसन है, 3A 3B मिला के, बराबर ना। तो आप लोग उसको समझना सबको है, लेकिन जब बात बारी आती है याद करने की, तो याद करने के लिए आप लोग कुछ चीजें स्किप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जितना कम होगा उतना लोड आप लोग उतना लोड क्या आएगा आप लोग के पास, कम आएगा, उतना रिवीजन अच्छा होगा, एग्जाम के टाइम पे लोड कम रहेगा। हाँ, 8 ही लेसन रिवाइज करना है, फटाफट फटाफट, आप भी 2 करता हूँ, शाम को 2 करता हूँ, कर लेंगे, कल कर 2 कर लेंगे, परसों 2 कर लेंगे, एटलीस्ट एक दिन की 2 दिन की छुट्टी मिलती ही है हर पेपर में, तो एकदम इजीली रिलैक्स से हो जाएगा। नहीं तो फिर आप लोग को बर्डन ज्यादा रहेगा। ठीक है। और अब आते हैं हम लोग का क्या बोलते हैं, मार्क्स पे, पेपर पैटर्न पे। तो पेपर पैटर्न पे भी बता देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को याद हो जाए कि मतलब क्या क्या चीजें पूरी पढ़नी है। जैसे भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव टोटल 8 है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आने वाला आप लोग को, जो भी आएंगे सब लिखना ही है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स हर लेसन के पढ़ना, क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स हर लेसन के पढ़ना। ठीक है, ये याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। ये देखो, ये जो 8 ऑब्जेक्टिव ना, जो भी लेसन में लिखेंगे हर लेसन के पढ़ना। और बच्चे लोग क्या करते हैं, हर लेसन के सिर्फ एक्सरसाइज के पीछे के करते हैं। एक्सरसाइज के पीछे करोगे तो एक्सरसाइज के पीछे से ऑब्जेक्टिव मोस्टली नहीं आता है, ये याद रखना। इकोनॉमिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, बाकी सब्जेक्ट में आ सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज के पीछे से आएगा, अलग भी आता है। उसके लिए क्या करना है मैं अभी बताता हूँ आगे चल के, ठीक है ना। पहले ये देख लीजिए, आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश, इधर सब जितने भी ऑप्शन जहां पे भी है, बाकी सब क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का A B 3 4 5 6, बाकी सब में ऑप्शन है हमारे पास। तो बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ याद रखना कि ऑब्जेक्टिव्स हर लेसन के पढ़ना है, याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर, लेसन किस तरह से पढ़ें कि हम लोग का सिलेबस हमको लोड नहीं लगे, डिफिकल्ट नहीं लगे। तो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। ये आ जाते हैं आप लोग के टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक का मैं लेसन नंबर निकालता हूँ, आप लोग का 2 निकालता हूँ। ठीक है, लेसन नंबर 2 निकालता हूँ। देखिए, लेसन नंबर 2 में आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग का यूटिलिटी एनालिसिस लेसन है, बराबर है। तो देखिए जरा वो लेसन में क्या क्या चीजें आप लोग को बोलता है। जैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग के लेसन में ये रहा आपका लेसन यूटिलिटी एनालिसिस। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आप लोग के लिए, देखिए। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि स्टडी कैसा करना है लेसन। बच्चों को ये पता ही नहीं कि लेसन पढ़ते कैसा है। डायरेक्टली आप लोग एक्सरसाइज पे जाते हो और वहां से पढ़ना शुरू करते हो, और जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से भी पूछ सकते हैं, अंदर से भी, ठीक है ना, खास करके इको में। तो देखिए, ये आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब क्या होता है यूटिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, 11 में था वही बताया उसने, तो वो कुछ उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोग का फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के फीचर्स आप लोग को याद करना है। टोटल आप लोग को शायद 10 यूटिलिटी के फीचर्स दिया है, तो आप लोग 8 पढ़ लीजिए। अगर 8 मार्क्स में कभी आ गया तो आप लोग 8 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पहला आंसर, फर्स्ट आंसर। लेकिन याद रखना, जब भी आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पूछा, तो आंसर किसके ऊपर बेस्ड है, यूटिलिटी के बेस्ड पे है। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन जरूर लिखा करो। अगर 4 मार्क्स का है तो छोटा सा 1-2 लाइन का मीनिंग लिख दो, और अगर 8 मार्क्स का आंसर में आया तो इंट्रोडक्शन भी लिखो और उसका मीनिंग भी अच्छे से बड़े में लिखो। किसका, यूटिलिटी का, क्योंकि क्वेश्चन किसके ऊपर है, यूटिलिटी के ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पहला आंसर। आप लोगों ने फर्स्ट आंसर पढ़े पूरा यहाँ तक। फिर क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़े। अभी क्या ओमिट क्या है उसके हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग बाद में देख लेना, ठीक है ना। मैं खाली आप लोग को समझा रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लिया आपने, 6 पॉइंट है, बराबर है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी आता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बारे में उसका शेड्यूल, उसका ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, वो फिनिश हो जाता है। 3 आंसर हो गए हम लोग के। फिर आएगा हम लोग का लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे है देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो है, उसके अजम्पशन और उसका आंसर है, उसके एक्सेप्शन है। तो ये हो गए 5 आंसर। क्रिटिसिज्म है 6 आंसर। तो ये आप लोग के 6 आंसर है। तो आप लोग अगर यहां से पढ़ोगे टेक्स्ट बुक से, तो आप लोग को ये लगेगा कि मैंने पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ा और पूरे मतलब पूरा टेक्स्ट बुक का लेसन पढ़ा हूं। तो आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव कहां से भी आए, आप लोग को रॉन्ग नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप लोग ने पढ़ के हो। और ये भी याद रखना कि लेसन पढ़ोगे तो एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर उसको बार बार समझो भी। ठीक है, तो फिर जब आप यहाँ पे पीछे आओगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे, ये आपके आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट आप लोग को पता हो जाएंगे, क्योंकि आपने लेसन अच्छे से पढ़े हैं। ये टेबल डायग्राम भी आप लोग अच्छे से कर लोगे। आंसर इन डिटेल लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, देखो खाली एक ही आंसर दिया है, तो जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक के पीछे से ही आंसर आएगा। ठीक है ना, बीच में बहुत सारी चीजें थी, फीचर्स था,
टाइप्स ऑफ यूटिलिटी थी, बराबर ना। तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इधर टेक्स्ट बुक में तो एक ही आंसर दिया हुआ है, तो ये मत सोचना कि टेक्स्ट बुक के पीछे से आंसर आएगा, टेक्स्ट बुक के अंदर से भी आंसर आ सकता है, इसलिए टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो, ठीक है ना। कहाँ से पढ़ो? टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो, टेक्स्ट बुक से मतलब अंदर से, लेसन से, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का कुछ तरीका कि कैसा आप लोग को पढ़ना है, हर लेसन के बारे में यही याद रखना। अंदर से पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं है, कहाँ से भी आए आप लोग लिख सकते हो। हाँ, ये याद रखना कि इतने बड़े बड़े पॉइंट नहीं लिखने का, उसमें से क्या करने का, एटलीस्ट 3 से 4 लाइन यूज करने का उसकी, 3 से 4 से 5, जिसमें क्या हो जाए वो मेन जो हेडिंग है उसका मीनिंग एक्सप्लेन हो जाए, बस उतना ही लिखना है आप लोग को। चलिए, ये हो गया आप लोग को स्टडी कैसा करना है। फिर आप लोग को कुछ मैं टिप्स दे देता हूँ। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि टोटल 7 या 8 चैप्टर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करो। हाँ, जब भी आप लोग का लेसन पढ़ के हो गया, समझो एग्जाम्पल मैंने 3 लेसन पढ़ के रख दिया, तो उसको पढ़ के रखा डायरेक्टली एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करूँ तो नहीं, उसको क्या करो, हर 15-20 दिन में शेड्यूल बना लो कि 2-3 लेसन में क्या करूंगा, रिवाइज करते रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, ताकि मैं वो लेसन भूलू नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप लोग के क्या बोलते हैं, फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स, मतलब जो आप लोग का क्या बोलते हैं वीक है, जो चैप्टर आप लोग को पक्का नहीं आ रहे उसको पहले पढ़ने की कोशिश करो, बाद में मत ढकेलो उसको, ठीक है ना। हार्ड लगता है लेकिन हार्ड कुछ नहीं है, अगर आप लोग उसको समझ लोगे तो आप लोग को इजी पड़ेगा। हाँ, ये याद रखना कि हर लेसन को अच्छे से समझना, समझने के बाद वो लेसन 2 से 3 से 4 बार खुद समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना, तो आप लोग को क्या होगा, लेसन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव आए, आंसर आए, कुछ भी आप लोग अपने अच्छे से लिख सकते हो, फिर याद करने में भी आसानी होगी आपको। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे नहीं जाने का, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे नहीं जाने का, ठीक है। कोई गाइड फॉलो करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर से ही पढ़ लोगे बस हो जाएगा। हाँ, खाली एग्री डिसएग्री वगैरह बनाने के लिए आप लोग को गाइड वगैरह की जरूरत पड़ेगी, डिस्टिंग्विश वगैरह के लिए। बाकी तो आप लोग के आंसर्स, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर वगैरह सब आप टेक्स्ट बुक से ही कर सकते हो, शॉर्ट नोट वगैरह। आगे देखते हैं। कोशिश करना कि 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में जब आप इकोनॉमिक्स लोगे तो आप लोग क्या करते हो, उसको फिनिश करने की कोशिश करो, एक लेसन को 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, याद रखो। हाँ, इकोनॉमिक्स को आगे लेते हैं। आपके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करिए, टेस्ट दीजिए। जैसे मैंने अकाउंट्स में भी आप लोग को बताया था कि क्या करो, आप लोग टेस्ट करते हो तो एक सैंपल पेपर में आप लोग निकालो। अगर नहीं है तो आप लोग दिसंबर में मुझे बोलना, मैं उस टाइम पे आप लोग को सैंपल पेपर दे दूंगा। आप लोग क्या समझना, उसको ये निकाल के देखना मत, खाली उसका जेरॉक्स निकाल लेना या क्या बोलते हैं मोबाइल में ले लेना, और उससे क्या देना, 3 घंटे का टेस्ट, जैसे आप लोग प्रीलिम देते हो, एग्जाम देते हो बोर्ड का, उस तरह से कोने में बैठ के सिर्फ आंसर शीट लेके पेंसिल लेके खुद ईमानदारी से टेस्ट देना और चेक करना कि आप लोग को कितना आता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप लोग को समझ में आएगा कि मैं 3 घंटे में पेपर लिख पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, हम लोग 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हर आंसर को एक टाइम लिमिट में लिखिए, मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि किस आंसर को मुझे कितना टाइम देना है। ये नहीं कि मतलब एक आंसर लिख रहे 3 मार्क्स का और भरते ही जा रहे हैं, आधे घंटे से लिख रहे 3 मार्क्स के आंसर के लिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उसका टाइम लिमिट याद रखना। उसके बाद आप बताता हूँ, बच्चे लोग पूछते हैं सर कितने पॉइंट्स लिखे, तो याद रखो कि आप लोग का ये पेपर पैटर्न है, ये देखिए आपका पेपर पैटर्न है। मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियरली बताऊँ, देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो इसमें कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे तो बस हो जाएगा। डिस्टिंग्विश 1-2 मार्क्स का आने वाला है, तो आप लोग 3 पॉइंट लिख लो, बहुत हो गया मैक्सिमम। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट डिस्टिंग्विश के, मतलब 3 इधर 3 इधर, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। तो आंसर द फॉलोइंग में 5 पॉइंट लिख दिए या 6 पॉइंट लिख दिए तो बहुत हो गया। कितने पॉइंट? 5 से 6 पॉइंट। तो यार जितने मार्क्स का है उससे 1-2 पॉइंट ज्यादा लिखना है, बस 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिख सकते हो तो बात अलग है, लेकिन ज्यादा लिख के नुकसान क्या होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। एग्री डिसएग्री आया, पहले आपने रीजन लिखे कि एग्री है कि आप पहले आपने लिखे कि एग्री हो कि डिसएग्री स्टेटमेंट से, फिर उसके बाद रीजन लिखना है। रीजन 4 से 5 रीजन लिख लीजिए, शॉर्ट शॉर्ट, मतलब एक एक पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं हम लोग, बुलेट डाल के नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट वैसा डाल के लिख लीजिए। इसमें तो ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। फिर क्या करना है आप लोग को, फिगर पैसेज या कुछ टेबल दिया रहेगा उसको समझना है, उसके बारे में क्या लिखना है, फिर उसका सोल्यूशन लिखना है, तो वो भी 4 मार्क्स का आएगा। तो उसमें तो कोई लेंथ की जरूरत नहीं है क्योंकि सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा आपको, एकदम सिंपल सिंपल। आंसर इन डिटेल 8 मार्क्स का है, तो 10 से 12 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। 8-9 लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करोगे 10 से 12, ठीक है। तो जितने मार्क्स का है वो याद रखो कि उससे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिखना है, बस इतना ही याद रख लो।
3-4 भी लिख दोगे ज्यादा तो चल जाएगा, लेकिन 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिखना। 4 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट या 6 पॉइंट ऐसा। ठीक है। फिर ये याद रखो कि जब भी आंसर लिखोगे तो डेटा का यूज जरूर करना। डेटा मतलब समझता है आप लोग को? डेटा, डेटा मतलब अगर आपके आंसर में ईयर है, परसेंटेज है, तो वो आप लोग जरूर लिखो। जैसे भी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, देखिए यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनॉरिटी, तो यहाँ पे देखो उसने बुक लिखा है, कौन क्या नाम है उनका, अल्फ्रेड मार्शल है, कौन से ईयर में लिखा है, फिर कुछ परसेंटेज दिए होते हैं, शेड्यूल दिए होते हैं, डायग्राम दिए होते हैं, तो वो सब आप लोग जरूर बनाओ और जरूर लिखो डेटा वगैरह। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर की नजर में आपका इंप्रेशन अच्छा बैठता है, और उसको अगर पेंसिल से हाईलाइट भी कर दोगे तो और अच्छी सी बात है। ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना कि आप लोग की जो मार्जिन है, मालूम पड़ा ये यहाँ लंबी लाइन मोटी लाइन खींचती है, मोटी एकदम पतली साइड में खाली कॉर्नर में छोटी सी लाइन खींचनी है, एकदम मोटी लाइन नहीं खींचने का। जबरदस्ती की जगह छोड़ रहे हो, जबरदस्ती का स्पेस छोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। वो बहुत सालों से एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, उनको सब पता होता है कि कौन क्या लिखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। तो बेवकूफ बनाने की कोशिश एग्जामिनर को मत करना, क्योंकि वो आप लोग से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो समझ लेंगे आप इतना जगह छोड़ दोगे आंसर बड़ा दिखने लगेगा आपका। तो ऐसा कुछ मत करना, उसको पता है कि आप लोगों ने जानबूझ के बड़ा किया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाईलाइट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट को क्या करो, हाईलाइट कर लो। मतलब जैसे आपने लिखा रीजनेबिलिटी लिखा, तो उसके नीचे डबल पेंसिल से डबल लाइन करते हैं, लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है। कुछ मतलब मैक्सिमम लड़कियां ज्यादा अच्छे प्रेजेंटेशन करती हैं, लड़के थोड़ा कम। तो आप लोग क्या करो, उसको हाईलाइट करो एटलीस्ट हर पॉइंट को अच्छे से, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखो और राइटिंग बहुत अच्छी करो। हाँ, ये भी चीज बोलूंगा कि आप लोग जब भी कोई आंसर लिख रहे हो तो उसकी स्टार्ट में तो बहुत अच्छे से लिखो, मतलब एकदम बेस्ट पॉइंट जो आपको मालूम है ना, ये तो मतलब स्टार्टिंग में बेस्ट एकदम अच्छा डेफिनेशन, अच्छा मीनिंग, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद जो भी स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखोगे वो पॉइंट्स भी बहुत अच्छे लिखना, स्टार्टिंग के खास करके। और जो हेडिंग्स लिखते हो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो गलती से भी मत करना, वो मोस्टली होती नहीं है, लेकिन फिर भी हेडिंग्स जैसे भी अजम्पशंस का रेशनैलिटी, बराबर ना, हर कंज्यूमर क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो वो पॉइंट अगर आप लोग रेशनैलिटी लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, तो उसमें जरा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कार्डिनल मेजरमेंट कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, होमोजेनिटी मतलब मेन हेडिंग्स में कोई मिस्टेक मत करना। ठीक है ना, याद। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इकोनॉमिक्स को लेके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आप सब लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका 10th का परसेंटेज कितना था, 11th का कितना था, व्हाटएवर, उससे कोई मतलब नहीं है। पिछले परफॉर्मेंस से कोई टेंशन मत लेना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मेरी कैपेबिलिटी नहीं, सर मैं नहीं कर पाऊंगी। वो सब चीजें खाली क्या बोलते हैं आप लोग, लूजर लोग के बहाने होते हैं। वो जो विनर होता है, जो लीडर होता है, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो अपनी विल पावर से ही आगे बढ़ता है। वो सोचता है वो इंसान कि मैं ये चीजें अचीव कर लूंगा, कर सकती हूँ। तो हर एक इंसान हर एक चीज कर सकता है, सिर्फ विल पावर की जरूरत होती है। तो आप अपना विल पावर मजबूत रखिए और ये सोचिए कि मैं गारंटी ये चीज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उतने मार्क्स आपको मिलेंगे ही। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप उससे उतने अच्छे से क्या करो, उसकी प्रिपरेशन करो। तो मैं उम्मीद करूंगा रिजल्ट आने के बाद आप लोग सब आप लोग अपना रिजल्ट मुझे बताएंगे और अच्छे मार्क्स लाके अपने पेरेंट्स को भी खुश करेंगे और अपने टीचर्स को भी खुश करेंगे। तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और भी चैनल पे आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।